नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शैतान सिंह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, मैं शैतान सिंह, भूगोल विषय का विद्यार्थी, पढ़ने और पढ़ाने का इच्छुक आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने भूगोल विषय की श्रृंखला में NCERT का जो पाठ्यक्रम है उसका पहला पाठ, उस पहले पाठ का पहला पार्ट हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट की। ठीक, तो देखिए मित्रों, सेकेंड पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है और डायरेक्टली प्रश्न 2 नंबर का बनेगा आपका। अब कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार है, आपके सामने लिख रखा है, हम उसको समझते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं, कल तक हमने भूगोल, मानव भूगोल की उपशाखाओं की बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे मानव भूगोल में निम्न तथ्य शामिल है। निम्न तथ्य शामिल का मतलब ये हुआ कि मानव भूगोल का ये जो दे रखा है वो अध्ययन क्षेत्र है या विशेष क्षेत्र कहते हैं। इसका क्या है? विशेष क्षेत्र। तो मानव भूगोल के अंदर निम्नलिखित जो आपके सामने तथ्य दे रखे हैं इनका अध्ययन किया जाता है। अब देखिए बारी बारी से हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जनसंख्या। जनसंख्या जो पॉपुलेशन होती है उसका भौगोलिक अध्ययन मानव भूगोल में सबसे पहले किया जाता है। और मानव भूगोल की जो शुरुआत है वो इसी से होती है। जब जनसंख्या होगी तो ही मानव भूगोल की शुरुआत हो। तो जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन का मतलब ये हुआ कि किसी क्षेत्र विशेष में जो लोग निवास कर रहे हैं उनका अध्ययन इस मानव भूगोल में किया जाता है। तो ये इन तथ्यों में जो अध्ययन क्षेत्र है वो पहला हो जाएगा। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन। प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन का मतलब ये हुआ इस पृथ्वी पर जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उन सभी संसाधनों का अध्ययन करना, क्योंकि ये जो प्राकृतिक संसाधन है ये प्राकृतिक संसाधन इस जनसंख्या की मूलभूत आवश्यकताओं की क्या करेंगे? पूर्ति करेंगे। तो इनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का होना बहुत जरूरी, तो उसका अध्ययन भी इस मानव भूगोल में किया जाता है। फिर तीसरा है सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन। सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन का मतलब मित्रों ये होता है कि इस जनसंख्या का जो सांस्कृतिक वातावरण है, जो संस्कृति है, जो सामाजिक व्यवस्था है, उस सब का अध्ययन भी इस मानव भूगोल में किया जाता है। और वातावरण के समायोजन अगला है, वातावरण के समायोजन का अध्ययन। वातावरण के समायोजन का अध्ययन का मतलब ये हुआ कि इस पृथ्वी पर सभी जगह एक जैसी नहीं है, अलग अलग जगह पर अलग अलग वातावरण, तो उस पूरे समूचे वातावरण का जो अध्ययन है वो भी मानव भूगोल में ही किया जाता है। और दूसरे प्रदेशों से संबंध। दूसरे प्रदेशों से संबंध का मतलब ये हुआ एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश के साथ किस प्रकार संबंध है, अच्छे संबंध है या खराब संबंध है, उन सभी का मिला जुला रूप जो अध्ययन करेंगे वो भी मानव भूगोल के अंदर किया जाएगा। और कालिक अनुक्रम या घटनाक्रम, काल के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग जो लोग रह रहे हैं, जो लोग जिस प्रदेश में रह रहे हैं, तो उसके भूतकाल और वर्तमान काल और भविष्य काल का जो अध्ययन किया जाएगा वो कालिक अनुक्रम में किया जाएगा। अब हम बात करेंगे प्रमुख भूगोल वेताओं। देखिए मित्रों, यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किन्हीं 2 फ्रांसीसी भूगोल वेताओं के नाम बताओ, किन्हीं 2 यूनानी भूगोल वेताओं के नाम बताओ, किन्हीं 2 जर्मन भूगोल वेताओं के नाम बताओ। तो एग्जाम में स्वाभाविक के प्रश्न बन सकता है। तो हम देखते हैं जर्मनी। तो जर्मनी के जो भूगोल वेता थे उसमें प्रमुख भूगोल वेताओं में हमबोल्ट का नाम आता है, कार्ल रिटर का नाम आता है, कार्ल रिटर, और फ्रेडरिक रेटजेल का नाम आता है। तो 3 नाम याद रखिए। 2 प्रश्न 2 सब नाम पूछा जाएगा आपको, हमबोल्ट, रिटर, कार्ल, रेटजेल। ठीक। और फ्रांस की यदि बात करें फ्रांसीसी भूगोल वेताओं की, तो फ्रांसीसी भूगोल वेताओं में विडाल डी ला ब्लास। देखो ब्लास में से आ रहा है, फ्रांस में भी से आ रहा है, तो इसको इससे याद कर लेना। ये फ्रांसीसी भूगोल वेता था। विडाल डी ला ब्लास कौन भूगोल वेता कहाँ के थे? फ्रांसीसी भूगोल वेता। फेब्रे भी फ्रांसीसी भूगोल वेता और डिमांजिया भी फ्रांसीसी भूगोल वेता। तो फेब्रे, डिमांजिया और विडाल डी ला ब्लास, ब्लास में स आ रहा तो स का मतलब फ्रांस, तो ये आपका फ्रांसीसी भूगोल वेता। अमेरिका के जो भूगोल वेता थे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो एलन कुमारी सैंपल,
जो रेडजेल की शिष्या थी, याद रखना है, और ये नीतिवाद की कट्टर समर्थक थी। तो एलन कुमार सैंपल, ग्रिफिथ टेलर जो नवनिश्चयवाद के जनक माने जाते हैं, और हंटिंगटन, ये तीनों जो भूगोलवेता है वो अमेरिकी भूगोलवेता माने जाते हैं। तो लोग ध्यान रखिएगा, अमेरिकी भूगोलवेता बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांसीसी भी इंपॉर्टेंट है और जर्मनी भी इंपॉर्टेंट है। तो एलन कुमारी सैंपल, ग्रिफिथ टेलर और हंटिंगटन की अमेरिका के। ब्रिटेन की यदि बात करें तो ब्रिटेन में इसके हैं हर्बर्टसन, मैकिंडर और रॉक्सबी, मैकिंडर और हर्बर्टसन, ये ब्रिटेन के भूगोलवेता है। और यूनानी भूगोलवेता की बात करें तो यूनानी के एक तो थेल्स भूगोलवेता और एक अनेक्सिमेंडर भूगोलवेता। अनेक्सिमेंडर और थेल्स कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के, तो इसलिए यूनानी भूगोलवेता। तो ये थे आपके प्रमुख भूगोलवेता, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्मन, फ्रांस और अमेरिकी भूगोलवेता आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबको देख के जाना है आपको, 2 नाम आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको याद करें। अब हम बात करेंगे, देखिए मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र देखा, फिर मानव भूगोल के प्रमुख भूगोलवेता देखे, भूगोल के प्रमुख भूगोलवेता देखे, और अब हम बात करेंगे मानव भूगोल की प्रकृति, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में प्रश्न यहाँ से स्वाभाविक रूप से बन सकता है। तो मानव भूगोल की प्रकृति को हम संक्षेप में समझेंगे, क्योंकि छोटा प्रश्न बनेगा। तो मानव भूगोल की प्रकृति की यदि हम बात करें तो इस मानव भूगोल का जो मुख्य केंद्र बिंदु है, जिस पर पूरी मानव भूगोल टिकी हुई है, और वो केंद्रीय बिंदु है मित्रों, क्या है? मानवीय क्रियाकलाप। तो मानव के जो क्रियाकलाप है, मानवीय क्रियाकलाप, देखिए मानवीय क्रियाकलाप मानव भूगोल का मुख्य क्या है? केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट कौन है? मानवीय क्रियाकलाप। तो मानव के जो क्रियाकलाप है वो मुख्य केंद्र बिंदु है। तो मुख्य केंद्र बिंदु किसे माना गया मानव भूगोल का? मानवीय क्रियाकलाप। ठीक, अब देखिए इसकी प्रकृति ध्यान से सुनिएगा। वैसे किताब के अंदर खूब सारा मैटर दे रखा है, लेकिन उसका एक निष्कर्ष यही है कि इन मानवीय क्रियाकलापों का विकास कब, क्यों और कैसे, इसका मानवीय क्रियाकलापों का जो विकास है कब, क्यों, कैसे और कहाँ हुआ, इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है वही मानव भूगोल की क्या है? प्रकृति है। एक बार वापस रिपीट कर देते हैं। मानव भूगोल का जो केंद्रीय मुख्य बिंदु या मुख्य केंद्र का जो बिंदु है वो मानवीय क्रियाकलाप, और मानवीय क्रियाकलापों का जो विकास कब, क्यों और कैसे और कहाँ हुआ, इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर ही मानव भूगोल की क्या है? प्रकृति है। ठीक, तो ये मानव भूगोल की आपकी प्रकृति हो जाएगी। और अलग अलग भूगोलवेताओं के अनुसार अलग अलग मानव भूगोल की प्रकृति होती है। जेन ब्रूस ने भी कहा था, उसने अलग अलग चीज़ों का उसके साथ संबंध बताया था, उसके अकॉर्डिंग भी मानव भूगोल की प्रकृति होती है। लेकिन ये प्रकृति आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, चाहे आपको कैसा भी प्रश्न पूछे कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। 2 नंबर का प्रश्न बनेगा, तो आराम से इसको लिखें। फिर आगे बात करते हैं मित्रों, जो नियतिवाद है या प्रकृतिवाद, इस नियतिवाद या प्रकृतिवाद के कट्टर समर्थकों की बात करें, कट्टर मतलब जो विरोधी है, कट्टर समर्थक, विरोधी नहीं, कट्टर समर्थक का मतलब ये हुआ कि बस इसको ही मानने वाला, और वो कौन था? आपका सैंपल, एलन कुमारी सैंपल। देखो समर्थक लिखा है, समर्थक, यहाँ ऐसे मत बोल समझना कि विरोधी नहीं है। कट्टर का मतलब बस कट्टर मतलब इसी को मानना और किसी को नहीं मानना, और समर्थक देखो नाम आ गया पीछे समर्थक, तो समर्थन करने वाला, और समर्थन कट्टरता के साथ समर्थन करने वाला। कट्टरता के साथ समर्थन करना का मतलब ये हुआ कि बस इसी को मानेंगे, बाकी किसी को नहीं मानेंगे। तो उस कट्टर समर्थकों की यदि बात करें तो एलन कुमारी सैंपल जो अमेरिका की रहने वाली थी, वो थी नियतिवादी कट्टर समर्थक, और ये रेडजेल की शिष्या थी। नवनिश्चयवाद या जो नवनिश्चयवाद है, या इसको कहेंगे नवनियतिवाद, एक ही बात है, निश्चयवाद कहो या नियतिवाद कहो। तो नवनिश्चयवाद या नवनियतिवाद विचारधारा है, वो देने वाले कौन थे? इसके जनक हैं ग्रिफिथ टेलर। और ग्रिफिथ टेलर कहाँ के थे? अमेरिका के, यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इस नवनिश्चयवाद को किस नाम से जाना जाता है? रुको और जाओ के नाम से भी जाना जाता है, और इंग्लिश में यदि बात करें तो इसे कहते हैं स्टॉप एंड गो। क्यों कहते हैं? इसके पीछे भी कारण है। कारण ये है कि इस नवनिश्चयवाद विचारधारा की जो तुलना है वो यातायात की सिग्नल से, ट्रैफिक सिग्नल से की गई, इसलिए इसको नवनिश्चयवाद की संज्ञा दी गई।
जिस प्रकार ट्रैफिक सिग्नल के अंदर जो लाल, हरा और पीला होता है चिन्ह, उसी के अकॉर्डिंग इसकी तुलना उसके साथ कर दी गई थी, इसलिए इसका नाम स्टॉप एंड गो रखा गया। फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हमने पहले वाले वीडियो में ये कहा था कि विडाल डी लाप्लास की जो परिभाषा है हम अंत में देखेंगे। तो विडाल डी लाप्लास जिसने संभववाद की नींव रखी थी, किसकी नींव रखी थी? संभववाद की नींव रखी थी। और संभववाद विचारधारा के अंदर मानव अर्थात मनुष्य को प्रमुख स्थान दिया गया। उस विचारधारा को देने वाले थे विडाल डी लाप्लास, जो फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा दी, ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी की परिभाषा। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक कारकों, हमारी पृथ्वी को, हमारी जो पृथ्वी है उसको नियंत्रित करने वाले भौतिक कारकों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य, इस पर रहने वाले जीवों के मध्य जो संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से जो उत्पन्न संकल्पना है वही क्या है? मानव भूगोल है। ध्यान से सुनिएगा, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक कारकों, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक जो कारक है और इस पृथ्वी पर रहने वाले जो जीव है, उन दोनों के मध्य से जो उत्पन्न संकल्पना है वही मानव भूगोल है, ऐसा विडाल डी लाप्लास कहते हैं। अब हम बात करेंगे मानव भूगोल का जो विकास है वो किस प्रकार हुआ, और अभी प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक जो उसका विकास है वो किस प्रकार और कैसे होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मानव भूगोल का जो विकास है वो कितने युगों में होता है? 3 युगों में या 3 कालों में होता है। युग का मतलब यहाँ पर काल भी हो सकता है। तो 3 कालों में इसका विकास होता है। 3 कालों में पहला काल जो शुरुआत का काल था, जिसे हम आदि काल अर्थात प्राचीन काल भी कह सकते हैं। तो प्राचीन काल से शुरुआत, फिर प्राचीन काल के बाद में मध्य काल, और मध्य काल के बाद में तो अभी जो वर्तमान का काल है जिसे हम आधुनिक काल कहते हैं। तो ये आते हैं। तो मानव भूगोल का 3 कालों में क्या होता है? विकास होता है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। अब कौन से काल पे क्या मुख्य बात है उसको भी जानना जरूरी है। हम सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन काल के बारे में। तो प्राचीन काल का मतलब पूरा जो आपका पहले का समय, आदि काल का समय, जिस समय इस मानव भूगोल की शुरुआत होती है, तो उस समय इसकी क्या विशेषता है प्राचीन काल में? तो समाज के अंदर, समाज में जो एक दूसरे के बारे में जो ज्ञान था वो सीमित था। सीमित था का मतलब ये हुआ कि आपस में लोगों को ये पता नहीं था कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, या मेरे अलावा भी कोई है या नहीं है। तो वो जो ज्ञान था वो सीमित था, उसका जो दायरा था वो संक्षिप्त दायरा था, संक्षिप्त छोटा दायरा था, कम दायरा था। तो जो एक दूसरे के प्रति जो बारे में ज्ञान होना चाहिए था वो सीमित था, ठीक। और प्राचीन काल की बात करें तो उस समय तकनीकी ज्ञान का क्या था? अभाव था। तकनीकी ज्ञान जो टेक्नोलॉजी नॉलेज है उस समय नहीं था, उसका अभाव था। और इसके कारण, तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण जो प्राकृतिक वातावरण था उसका प्रभाव अधिक था। प्राकृतिक क्रियाओं का जो प्रभाव था वो अधिक था और मानव प्राकृतिक क्रियाओं पर ही निर्भर रहता था। मित्रों, आगे की बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत, चीन, मिस्र, यूनान और रोम, इन जगहों के जो लोग थे वो प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को क्या मानते थे? अधिक मानते थे। इस जगह के लोगों का ये मानना था कि प्राकृतिक शक्तियां ही महत्वपूर्ण होती है, प्राकृतिक शक्तियां ही क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। तो भारत, चीन, मिस्र, यूनान और रोम के लोग ये मानते थे कि प्राकृतिक शक्तियां ही महत्वपूर्ण होती है, प्राकृतिक शक्तियों के अलावा सब कुछ गौण है। मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हिकेटियस क्या करता है? हिकेटियस ने विश्व के बारे में, हिकेटियस ने क्या? विश्व के बारे में उपलब्ध जो भौगोलिक ज्ञान था उस ज्ञान को व्यवस्थित रूप में रखने का कार्य किया था, इसलिए उसे भूगोल का क्या कहते हैं? जनक कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं? हिकेटियस को। कारण यही था कि उस समय जितनी भी जो भौगोलिक जानकारी थी उस पूरी जानकारी को व्यवस्थित रूप प्रदान करने वाले कौन थे? हिकेटियस। सबसे पहले इसने किया था, इसलिए इसको जनक की संज्ञा दी गई। और इस काल में जो लोग थे, इस काल में जो लोग थे वो सूर्य, जल, वायु, अग्नि और वर्षा को
देवता मानकर उनकी क्या करते थे, पूजा करते थे। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। सबसे पहली बात, समाज में एक दूसरे के बारे में सीमित ज्ञान, फिर तकनीकी ज्ञान का अभाव होने के कारण जो प्राकृतिक वातावरण था उसका प्रभाव अधिक था। और भारत, चीन, मिस्र व यूनान और रोम के जो लोग थे वो ज़्यादातर प्राकृतिक शक्तियों को महत्वपूर्ण मानते थे। और हिकेटियस ने, जो प्रमुख भूगोलवेता, प्राचीन काल का प्रमुख भूगोलवेता, इसने जो उपलब्ध जानकारी थी, भौगोलिक जानकारी, उसको सबसे पहले व्यवस्थित रूप प्रदान किया था। इसलिए इसको इसका जनक कहते हैं भूगोल का। और इस काल में जो लोग थे उन लोगों ने सूर्य, जलवायु, अग्नि, वर्षा को देवता मानकर पूजा करते थे। ठीक, तो ये इसकी महत्वपूर्ण बातें थी। अब प्राचीन के काल के बाद में हम बात करते हैं मध्यकाल। तो मानव भूगोल का जो मध्यकाल है, उस मध्यकाल में तकनीकी ज्ञान का देखो अभाव प्राचीन काल में था, लेकिन धीरे धीरे मध्यकाल में तकनीकी ज्ञान और दक्षता के कारण नए क्षेत्रों की क्या होती है, यहाँ पर खोज होती है। तो नए क्षेत्रों की खोज मध्यकाल में होना शुरू हो जाती है। तो तकनीकी ज्ञान भी उस समय आ जाता है, और तकनीकी ज्ञान और उसके अंदर जो दक्षता है उसके कारण नए क्षेत्रों की क्या होती है, खोज होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोलंबस और वास्को डी गामा, ये दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व की क्या की यात्रा की थी। कोलंबस और वास्को डी गामा की जो यात्राएं थी, इन्होंने अपनी यात्राओं के द्वारा जितनी भी जो भौगोलिक जानकारियां क्या की प्राप्त की थी, उन भौगोलिक जानकारियों के कारण हमारे इस भूगोल को नई दिशा प्राप्त हुई। तो कोलंबस व वास्को डी गामा की यात्राओं के द्वारा जो संग्रहित, जो इकट्ठी जो भौगोलिक जानकारियां थी, उन्होंने हमारे इस भूगोल को एक नई दिशा प्रदान की। प्रश्न बन सकता है कि भूगोल को नई दिशा प्रदान किसकी यात्राओं के माध्यम से भौगोलिक जानकारी से होगी? तो कोलंबस और वास्को डी गामा बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और इस मध्यकाल की यदि बात करें तो मध्यकाल, ये इंपॉर्टेंट बात है, मध्यकाल में सर्वाधिक जो जोर किस पर दिया गया, अन्वेषण अर्थात खोज, विवरण और प्रादेशिक विश्लेषण पर क्या विशेष जोर रहा है। ये इसके मुख्य विषय कह सकते हैं इस मध्यकाल में भूगोल की, अन्वेषण, खोज, विवरण, प्रादेशिक विश्लेषण। प्रादेशिक विश्लेषण का मतलब ये होता है किसी क्षेत्र को प्रदेशों में बांटकर उसका अध्ययन करना। तो प्रादेशिक विश्लेषण में पृथ्वी को, क्षेत्र हो गया पृथ्वी पूरा, इस पृथ्वी को प्रदेशों में बांटकर क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाता है। प्रश्न बन सकता है प्रादेशिक विश्लेषण क्या है? तो प्रादेशिक विश्लेषण में इस पूरी पृथ्वी को प्रदेशों में बांटकर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जैसे पूरी पृथ्वी को हमने महाद्वीप और महासागरों में बांट दिया, उसका अध्ययन किया। आधुनिक काल, ये जो अभी वर्तमान में जो काल चल रहा है वो आधुनिक काल ही भूगोल का। और इस आधुनिक काल की जो शुरुआत होती है वो जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेजियल एक पुस्तक लिखता है, एंथ्रोपोजियोग्राफी। जैसे इसका प्रकाशन होता है उससे इस आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। और आधुनिक काल की शुरुआत करने वाले जर्मन भूगोलवेता थे। तो जर्मन भूगोलवेताओं के काल से इसका क्या प्रारंभ माना जाता है। तो बच्चों, ये था आपका मानव भूगोल का विकास, जिसे हमने 3 खंडों में पढ़ा। पहले खंड में क्या हुआ कि तकनीकी ज्ञान का बहुत अभाव, दूसरे में तकनीकी ज्ञान आया, और तीसरे में तकनीकी ज्ञान की अधिकता हुई। इसमें हिकेटियस प्रमुख था। इसमें यदि मध्यकाल में बात करें तो कोलंबस और वास्को डी गामा की यात्राओं के कारण भौगोलिक जानकारी मिली और भूगोल को नई दिशा प्राप्त हुई। और जर्मन भूगोलवेताओं के काल को हम आधुनिक काल के संबंध देते हैं। तब तक तो इस प्रकार आपका ये पूरा अध्याय होता है कंप्लीट। अब हम आगे जो हमारा नेक्स्ट अध्याय रहेगा उस पर हम अगले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।